साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 1932 में जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे और उनके तर्कों के आधार पर, हालांकि मोहनदास करमचंद गांधी जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे वो भी उस गोलमेज सम्मेलन में गए थे और उन्होंने अपने आप को भारत के दलितों का भी नेता अपने आप को वहां बताया। इस पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी के बीच बहस भी हुई और उसके बाद में बाबा साहेब ने जो तर्क भारत के दलितों के साथ हुए अत्याचारों पर दिए, उससे गोलमेज सम्मेलन में जो डिसीजन करने वाले जो अधिकारी थे वो उन बातों से सहमत हुए और भारत के अछूतों के लिए कम्युनल अवार्ड घोषित किया। वहां पर गांधी की एक नहीं चली और ना ही वो कोई तर्क पेश कर सके, जिसकी वजह से कम्युनल अवार्ड घोषित हुआ था। उसके बाद में गांधी ने आकर भारत में कम्युनल अवार्ड के खिलाफ आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, जिस पर उस समय की सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में डाल दिया था। यरवदा जेल में जाने के बाद भी गांधी ने उस आंदोलन को नहीं छोड़ा और वहां पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। उसके बाद में आमरण अनशन शुरू कर दिया और जब महात्मा गांधी ने वहां पर आमरण अनशन किया तो उनके लिए जो बाहर मनुवादी थे वो गांधी को ये नहीं कह रहे थे कि आप आमरण अनशन ना करें या दलितों का अधिकार दलितों को मिलना चाहिए। इस तरह की कोई बात गांधी से नहीं कही गई। उल्टे डॉक्टर अंबेडकर को कहा गया कि अगर गांधी की मौत हो जाती है तो उसके जिम्मेवार आप होंगे और उस पर पूरे देश में यह चर्चा फैलाई गई कि गांधी जी मरने वाले हैं और उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर जिम्मेवार हैं। हालांकि उसके बाद में गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी डॉक्टर अंबेडकर से मिली और अपने पति के प्राणों की भीख मांगी। कस्तूरबा गांधी ने भी कभी गांधी को यह नहीं कहा कि आप दलितों के अधिकार पर आमरण अनशन क्यों कर रहे हो, उनको भी तो अधिकार होने चाहिए, वो भी तो इंसान है। लेकिन कस्तूरबा गांधी भी डॉक्टर अंबेडकर से जाकर अपने पति के प्राण बचाने की भीख मांगी, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर यरवदा जेल गए, गांधी जी से मिले और वहां पर पूना पैक्ट तैयार किया गया, जिसमें दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, वह देश में मौजूदा सरकारी जमीन उस समय करीब 52,000 हेक्टेयर भूमि बताई गई थी, उसको दलितों में बांटने का मसौदा तैयार किया गया, जिस पर डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी ने साइन किए और गांधी ने अपना आमरण अनशन वापस लिया। यह कहानी यहां पर मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज वही स्थिति फिर से हरियाणा में बन रही है। उसमें वहां एडीजीपी रैंक के पुलिस अफसर वाई पूर्ण कुमार ने 7 अक्टूबर को अपने निजी आवास पर बेसमेंट में सरकारी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली और उन्होंने 8 पेज का पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिसमें हरियाणा के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी आदि बड़े बड़े अफसर हैं, उनमें काफी अफसरों के नाम लिखे और उन्होंने बताया उस नोट में कि इन्होंने इन उल्लिखित अफसरों ने मेरे साथ में इतना जातिवाद किया, जातिवाद से प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी जीवन लीला समाप्त करने के जिम्मेवार ये लोग हैं। उन्होंने सुसाइड करने से पहले वह पत्र अपनी मिसेज और अपने साथियों को भी भेजा। यह दर्शाता है, हमारी पुलिस वर्किंग को दर्शाता है कि एडीजीपी पूर्ण कुमार जी को यह विश्वास था कि अगर यह प्रेस नोट यहीं पर रह गया
तो शायद पुलिस इसको दबा देगी, जिसके लिए इसको बाहर भेजना भी जरूरी है। उसके बाद में पूरण कुमार की मौत की खबर उनकी पत्नी, जो खुद सीनियर आईएएस हैं, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल में विदेश गई हुई थी। वहां से उन्होंने अपने पति को 15 बार कॉल की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने अपनी बेटी को फोन करके कहा कि अपने पापा से बात कराओ, घर पर जाकर। वो कहीं बाहर थी, वो फोन नहीं उठा रहे हैं। और जब बेटी घर के अंदर आई और बेसमेंट में देखा तो खून से लथपथ पड़े थे। वाई पूरण कुमार की पत्नी अमनीत कुमार जब विदेश से भारत आई और अपने घर पर गई, उसके बाद में वो सेक्टर 11 चंडीगढ़ में थाने में जाकर वाई पूरण कुमार द्वारा नोट लिखे गए को संलग्न करके एक तहरीर थाने में दी और मुकदमा दर्ज कराया। उसके साथ ही उन्होंने घोषणा की कि मैं अपने पति के पोस्टमार्टम में साथ रहूंगी और पोस्टमार्टम तब होगा जब पूरण कुमार की मौत के लिए जिम्मेवार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जिस पर मामला चल रहा है, कई दिन से चल रहा है, आज 6ठा दिन है। अभी तक वाई पूरण कुमार जी की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है, क्योंकि उनकी पत्नी और आईएएस अमनीत कौर वही कह रही हैं जो उन्होंने पहले कहा था कि कार्रवाई की जाए, पहले उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, तब पोस्टमार्टम की मैं दूंगी। अब मामला चल क्या रहा है, बीच बीच में चर्चा चली कि नायब सैनी अभी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, अभी अपरिपक्व मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री का पूरा काम नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर एक नया शब्द सुनाई दिया, अब सुपर सीएम। हरियाणा में सीएम के ऊपर कोई सुपर सीएम भी है जो अभी विदेश में है और नायब सैनी इस पर कोई डिसीजन नहीं कर सकते हैं। नायब सैनी हालांकि पीड़िता आईएएस अमनीत कुमार से मिले, उनको सांत्वना दी और उसके बाद में प्रेस से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे कोई कितने भी ताकतवर ओहदे पर बैठा हो, पूरण कुमार जी को न्याय दिया जाएगा और चाहे कोई किसी भी पोस्ट पर कितना भी ताकतवर हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहना अलग बात है, करना अलग। 6 दिन हो गए हैं, अभी तक उसमें कार्रवाई के नाम पर रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया, जिनका भी नाम वाई पूरण कुमार जी ने अपने फाइनल नोट में लिखा है, सुसाइड नोट में लिखा है, उनको एसपी पद से हटाकर दूसरे आईपीएस सुरेंद्र भौरिया को वहां का एसपी बना दिया गया है। बाकी मामला जस की तस है। हालांकि इसमें कोई ऐसी नई या कोई बड़ी ऐसी बात नहीं थी। अपराधी अपराधी होता है, आरोपी तो आरोपी है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा। कहा जाता है भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कानून के सामने सब बराबर हैं। अगर सब बराबर हैं तो आज 6 दिन हो लिए घटना को हुए। आईपीएस पूरण कुमार जो एडीजीपी रैंक पर थे, वो इतने मजबूर कर दिए गए कि उन्हें अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। इसके बारे में उन्होंने कुछ बातें बताई हैं, जिन्हें 2023 में मंदिर जाने से भी रोका गया, सिर्फ जाति के नाम से। ट्रांसफर पोस्टिंग में उनके साथ भेदभाव किया गया। उसके लिए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री, डीजीपी सभी को अप्रोच किया, लेकिन उनकी कहीं भी नहीं सुनी गई। इसी वजह से तो उन्होंने आत्महत्या की।
अगर उनके साथ एक जगह कोई जातिगत भेदभाव या जातिगत अपराध हुआ होता और उसकी शिकायत करने पर जिनको शिकायत की गई उन्होंने अगर एक्शन लिया होता तो आगे की घटनाएं नहीं होती और वही पूर्ण कुमार जी को आत्महत्या नहीं करनी पड़ती। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो पाया या नहीं हो सका। जब भारत में कानून के सामने सब बराबर हैं, पूर्ण कुमार जी की आत्महत्या से संबंधित एफआईआर नंबर 156/2025, बीएनएस की धारा 108 और SC/ST एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो गिरफ्तारी में क्यों देर हो रही है? सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश इसमें समय समय पर आते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसमें एक बात और कि अमनीत कुमार जी जो एडीजीपी कुमार जी की पत्नी है, जो खुद भी आईएएस है, उन्होंने जो तहरीर थाने में दी जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, उन्होंने आरोप लगाया है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके कॉलम नंबर 7 में उन आरोपियों के नाम ही नहीं लिखे गए हैं, उस कॉलम को छोड़ ही दिया गया है। दूसरे SC/ST एक्ट की हल्की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है, जबकि अन्य संगीन धाराएं जोड़ी जानी चाहिए, जिसके लिए अमनीत कुमार जी ने अलग से एक रिक्वेस्ट लेटर SP रोहतक को दिया है। चंडीगढ़ में दिया है, रोहतक नहीं, चंडीगढ़ में दिया है, सॉरी। ऐसे मामले, इतना संगीन मामला, उसके बावजूद भी एफआईआर में कॉलम नंबर 7 भरा ही नहीं गया। ये क्या संकेत देता है? और आज 6 दिन तक, 6वां दिन चल रहा है, अब तक एक SP को हटाने के अलावा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें एक ADGP रैंक के अफसर ने जातिगत भेदभाव से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त की है। फिर कार्रवाई में देरी क्यों? अब इसी के साथ लगातार हरियाणा सरकार के मंत्री और अफसर बार बार पीड़िता अमनीत कौर के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और प्रेस में यही चलाया जा रहा है कि अमनीत कुमार अभी कोई फैसला नहीं ले पाई। अरे भाई, अमनीत कुमार जी को क्या फैसला लेना है? उन्होंने फैसला फर्स्ट डे बाहर से आते ही सबसे पहले वो थाने गई और तहरीर दी, तो उन्होंने तो फैसला ले ही लिया था। लेकिन उस बात को चेंज करके, जिस तरीके से मैंने पहले एग्जांपल दिया था गांधी जी का, कि अगर गांधी जी के पास तर्क थे तो गोलमेज सम्मेलन में रखते, जबकि वहां कोई तर्क नहीं रख पाए, क्यों? तर्क थे ही नहीं। भारत में दलितों के साथ में अत्याचार, अन्याय होता ही आया है और आज भी जो कि तो जारी है, जिसका सबूत रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि पीट पीट कर हत्या कर देना, वाई पूर्ण कुमार द्वारा जातिगत भेदभाव से तंग आकर ADGP रैंक का अफसर होने के बावजूद भी आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाना, और तो और भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई जी के ऊपर एक मनुवादी द्वारा जूता फेंकना और उसके बाद में उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करना, और एक वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा CJI BR गवई का बार बार अपमान करना, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। ये इस बात के सबूत हैं कि भारत में जातिवाद कितनी गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। उस समय भी था, लेकिन गांधी जी को दिखाई नहीं देता था, और जो गांधी जी के तर्क थे वो आधारहीन थे कि भारत में तो सब बराबर हैं। अभी भी कहा जाता है कि भारत में जातिवाद तो खत्म हो चुका है, अब जातिवाद कहां है? लेकिन उन लोगों को यह जातिवाद दिखाई नहीं देता है, या अपनी पुरानी कुव्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो जातिवाद को इग्नोर करते हैं, उससे ध्यान हटाते हैं और उस पर बात ही नहीं करना चाहते। और वो बात करना चाहेंगे भी क्यों? क्योंकि वो उससे पीड़ित थोड़े हैं, उससे लाभान्वित हैं।
उन्हें इस बात का गौरव महसूस होता है कि वो उच्च है, और उच्च तभी हो सकते हैं जब नीच होंगे। तो नीच होने के लिए तो दलित है ना, तो यही तो कुव्यवस्था वो चाहते हैं, और उसी को बरकरार रखने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। भारत में लोकतंत्र होने के बावजूद भी, हालांकि हर आदमी को एक वोट का अधिकार है, लोकतंत्र में सब बराबर हैं, लेकिन वो लोग अपने आप को बराबर में नहीं मानते, और देश की शासन व्यवस्था जो देश के सभी लोगों के टैक्स से चलती है, और उनको तनख्वाह भी आम जनता और उन दलितों के टैक्स से भी जिनको तनख्वाह मिलती है, वो भी लोग उस पुरानी कुव्यवस्था को बराबर चलाए हुए हैं। और यह उसी बात का उदाहरण है। जिन जिन पुलिस अधिकारियों या प्रशासनिक अधिकारियों ने एडीजीपी वाई पूरण कुमार के साथ में जो जातिगत भेदभाव, प्रताड़ना, अन्याय, अत्याचार किए, उनको तनख्वाह वहीं से मिलती है जहां आम जनता से टैक्स के पैसे जाते हैं। तो वो आम जनता के टैक्स के पैसे लेकर काम करते हैं, लेकिन अपनी एक अलग ही पहचान के साथ वो नवाबगिरी भी रखते हैं, और वही सामंती सोच है। अब सरकार के मंत्री अफसर किस बात के लिए बार बार अमनीत कुमार जी से मुलाकात कर रहे हैं, पूरण कुमार जी के परिवार से बार बार क्यों मिल रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अमनीत कुमार जी पोस्टमार्टम की सहमति दे दें, और पोस्टमार्टम कराने के बाद में अंतिम संस्कार कर दिया जाए, और फिर धीरे धीरे मामले को ठंडा कर दिया जाए, जिससे कि उनका जो सामंतवाद है वो बरकरार रहे। और जितने अफसरों के नाम पूरण कुमार जी ने अपने फाइनल नोट में लिखे हैं, उनके सभी के कारण दिए हैं, सभी की घटनाएं, जो 8 पेज का फाइनल नोट लिखा है, उसमें सब कुछ मेंशन है। इसके बावजूद भी उनकी गिरफ्तारी ना हो, यह है भारत में कमाल। आरोपी का भी ओहदा यहां देखा जाता है, और यही सोच है। डीजीपी शत्रुजीत डीजीपी हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार कैसे किया जाएगा? तो फिर ये कानून है किस लिए? जब कानून में कोई आरोपी है, अगर वो बड़े पद पर बैठा है, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, तो फिर क्यों लोकतंत्र का ड्रामा करते हैं? क्यों ये दुनिया को बताते हो कि कानून के सामने सब बराबर है? कहां है बराबर? एक एडीजीपी रैंक का दलित अफसर जातिवाद से प्रताड़ित होकर आत्महत्या करता है, और प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में कैसे सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। और उसमें एक चर्चा और भी आई है बीच में, हालांकि इन चीजों के तथ्य नहीं होते कई मीडिया खबरों में, कि शत्रुजीत ने, जो डीजीपी हरियाणा है शत्रुजीत कपूर, ने कहा है कि मैं छुट्टी तो चला जाऊंगा, सरकार उसको छुट्टी पर भेजने की बात कर रही है, कि मैं छुट्टी तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पीछे कोई परमानेंट डीजीपी नहीं लगाया जाएगा, और गिरफ्तार तो मैं कतई नहीं होऊंगा। यहां तक की भी बातें आ रही हैं। हालांकि इनका कोई सबूत मौजूद नहीं है, जो मीडिया में सूत्रों के हवाले से चलता है वो खबर है। लेकिन देखिए भारत देश की शासन व्यवस्था का क्या हाल हो गया है। 13-14 अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। और एक एसपी रोहतक नरेंद्र बिजरानिया को अगर छोड़ दिया जाए तो कार्रवाई के नाम पर अभी तक शून्य है। हालांकि सरकार ने एसटीएफ भी बना दी है। सरकार के मंत्री अधिकारी पीड़ित परिवार को सांत्वना भी दे रहे हैं, मुलाकात भी कर रहे हैं। इसमें चंद्रशेखर आजाद भी उनसे मिलने पहुंचे और उन्होंने अपनी बात कही, वो भी काफी दुखी थे। साथ ही सोनिया गांधी ने भी एक शोक पत्र पीड़ित परिवार को भेजा है, और हरियाणा की आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन ने भी कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक कुछ संभव हो नहीं पाया है।
और मामला पीड़िता के सिर पर ही ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि वो अभी तक कोई फैसला नहीं ले पाई। जबकि मीडिया को चलाना यह चाहिए था कि सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है, ऐसी क्या मजबूरी सरकार के सामने आ रही है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ये कह चुके हैं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई कितने ही ऊंचे पद पर बैठा हो। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री होते हुए वो हर एक्शन लेने में सक्षम है, लेकिन एक जो अलग से हमने सामंती चीजें बना ली हैं, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि सीएम अभी नए हैं, वो डिसाइड नहीं कर सकते और सुपर सीएम अभी देश से बाहर है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जो देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी अजीब बात है। और साथ ही जो दलित संगठन है, उन्होंने आज 2 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में रविदास मंदिर पर महापंचायत बुलाई है। उसमें दलित संगठन क्या डिसीजन लेते हैं। हालांकि जो सरकारों में बैठे सामंती सोच के लोग हैं, वो शायद ऐसा लगता है कि वो यही सोच रहे हैं कि मामला धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, या बार बार कहने से अमनीत कुमार जो खुद सीनियर आईएएस हरियाणा कैडर में ही है, वो पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की सहमति दे देंगी। उसके बाद में मामला ठंडा पड़ जाएगा, जैसा कि पहले होते रहे हैं। लेकिन फिलहाल के हालात अलग बन रहे हैं। दलितों में काफी जागरूकता बढ़ी है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुए हैं और वो संगठन बनाकर इन चीजों पर अब बोल रहे हैं। तो ऐसा संभव लगता नहीं है, लेकिन सरकार की यही कोशिश लगती है कि मामले को ठंडा किया जाए, लंबा किया जाए। हालांकि 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की रैली है, जो हरियाणा सरकार को 1 साल पूरा हो रहा है, उसमें वो गुणगान करेंगे। और वैसे तो सरकार की कोशिश यही है कि इस मामले को पहले लेकिन निपटाने में वो गिरफ्तारी को शायद मंजूर नहीं कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, एक और बात हुई है, रोहतक में ही कुछ लोगों ने पंचायत की है और एक ज्ञापन डीसी के थ्रू हरियाणा सीएम को भेजा है, जिसमें रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया की प्रशंसा की गई है और ये कहा गया है कि उनको बगैर जांच के हटाना गलत है। और वैसे तो वो ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन वहां भी जातिवादी चेहरा सामने आ रहा है। और एक और बात का यही बात है कि उधर पीड़ित जो पूर्ण कुमार जी के लिए न्याय मांग रही हैं, उनके खिलाफ कुछ लोग और खड़े हो गए हैं रोहतक में, जिन्होंने पंचायत की है कि एसपी रोहतक को क्यों हटाया गया। तो ये चलन और नया चला है भारत में कि एक आदमी सरकार से न्याय मांगता है तो दूसरा उसकी खिलाफत करने के लिए तैयार रहता है, तैयार किया जाता है, जो इसमें भी देखने को मिल रहा है। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। सरकार का मंथन जारी है, मीटिंगें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है, या कहेंगे कि इस घटना से संबंधित कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।